शुरू करते प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बता दूं प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तीसरा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। ध्रुव व फोकस के बीच जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सिक्स्थ पे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपको बता दूं दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में इसकी स्थिति होनी चाहिए। चलते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको बता दूं दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, अगर वक्रता त्रिज्या आप याद रखिएगा f बराबर r/2। ठीक है, तो यहाँ पे f हमें दिया गया है, तो आपको पता है 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो माइनस, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। आपको बता दें उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक होता है, इसीलिए गाड़ी के शीशे भी इसी के बने होते हैं। इसके बाद में है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होती है। इसके बाद में है 11वां प्रश्न, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है तो सीधा प्रतीत होता है, या तो आपका क्या होगा उत्तल दर्पण या तो आपका क्या होगा समतल दर्पण। तो ये आपका सही हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, अगर फोकस दूरी 10 है तो दर्पण की त्रिज्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो आपको पता है फोकस की दुगनी होती है तो यहाँ 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से 14वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, तो f और 2f के बीच में अगर लेंस के रखेंगे तो आपका क्या होगा वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलते हैं इसके 15th क्वेश्चन की तरफ। तो 15th क्वेश्चन हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। 16वां क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध। तो अभी मैंने बताया क्या r बराबर 2f, f बराबर r/2 बताया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी I-R, आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। आपको बता दें कि लंबवत होगी तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी से कभी भी आप क्या लेंस नहीं बना सकते हैं। इसके बाद एक 20वां क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो आपको बता दें दोनों क्या होंगे अवतल होंगे।
इसी के साथ 21वां क्वेश्चन आपको दिया है, यदि शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शंस हैं आपके पास में, तो इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस जो है वो हम यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो आपको पता है ऐसे में क्या होगा, 1 से कम, जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा। इसी के साथ 23वां क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। इसके बाद है 24वां, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तथा उसका प्रतिबिंब बनेगा तो 2f पर ही बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ हमारे पास है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26वां है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 2 डायोप्टर, वो भी प्लस में। इसी के साथ में एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी है तो आपको बता दें 20 सेंटीमीटर। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी तो -10 डायोप्टर है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में 30वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन होती है। एक से अधिक 31वां, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। आपको अभी मैंने बताया था या तो क्या होगा, समतल होगा या तो उत्तल होगा। इसके बाद में 32वां है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद 33वां क्वेश्चन हमको दिया है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो आपको बता दें कि पोल और फोकस के बीच में, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो आपको बता दें P और F के पीछे होगा और साथ ही आभासी एवं सीधा होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां और आखिरी क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल होगी 2.0 × 10⁸ आपका जो है मीटर पर सेकेंड, ये करेक्ट हो जाएगा। लाइट चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश, वो भी एक शॉट में। अंतिम प्रहार है हमारा ये बोर्ड एग्जाम को लेकर के। आपको बता दूं एक एक चैप्टर की सारी डिटेल आपको मिलेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ लिस्ट दिख रही है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आपको बता दूं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको पता ही होगा कि फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ हो गया f = R/2। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F = R/2, यानी कि R = 2F। तो R की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, इसमें हम क्या करेंगे, F को रखेंगे R की जगह 20/2, काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव में आई है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो आपको बता दूं अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तन होने पर आकर के मिलती है, वह दर्पण अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो आपको बता दूं दाढ़ी बनाते वक्त जिस शीशे का प्रयोग करते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है, क्योंकि ये छोटी चीज को भी बड़ा करके हमें दिखाता है। दूसरा, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा दांतों में जब चेक करना होता है कि कीड़े लगे हैं कि नहीं, तो उस कंडीशन में एक छोटा सा लेंस दांतों के अंदर डॉक्टर डालता है, वो आपका अवतल दर्पण ही होता है।
तो इसी तरीके से चलते हैं हम अपने पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ में पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इसका जवाब हो जाएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं यानी दूर स्थित भी का सीधा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाती है। आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो शीशा होता है उसमें इमेज आपको बहुत दूर दिखती है लेकिन वो बहुत पास होती है। इसका मतलब कि आपका वो दर्पण क्या करता है, पास की चीज़ को दूर करके दिखाता है ताकि कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ सकें। चलते हैं छठे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि एक न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको निकालना है कि स्थिति क्या होगी। आपको पता है कि बात हो रही है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो f बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा u जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है तो दर्पण से वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब हमें पता नहीं है। तो आपको पता है दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। f की जगह 1/10, u की जगह 20। अब आपको एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे -20 था इसलिए यहाँ प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरीके से क्या हुआ, हमने 1/v को अपनी जगह रखा और 1/20 को उठा करके ले आए दूसरी तरफ, जिसकी वजह से हो गया 1/v = 1/10 + 1/20। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/v = 3/20। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20/3, क्योंकि जब हमने इसको उल्टा किया तो हमारी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से v की वैल्यू प्लस में आई 6.7 सेंटीमीटर, प्लस में आई, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये हो गया आपका छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे जो कि अति लघु में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और निम्नतम होता है? बैगनी रंग के लिए आपको बता दूं अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए निम्नतम होता है। प्रश्न नंबर 8 हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही शानदार दिख रहा है। संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वस्तु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको देखने को यहाँ दिख रहा है फिगर में, वायु से आपकी एक किरण आ रही है जो कि 60 डिग्री का कोण बना रही है और ये जा रही है हमारी कहाँ, माध्यम में जा रही। कौन सा माध्यम है ये हमें नहीं बताया गया है, जिसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे हमें आपतन कोण आई दिया गया है। आपको पता है कि टोटल क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 - 60 करेंगे 30 डिग्री, और अपवर्तन कोण आर आपको दिया गया है 45 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n = sin I/r, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारे पास sin 30 और साइन आर की जगह हो गया हमारे पास में sin 45। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होती है 1/√2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। यदि किसी प्रिज्म का कोण a तथा अल्पतम विचलन कोण λm है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखना, याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n = sin a + λm/2 अपॉन साइन a/2। ये आपका हो जाता है अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। λm मिनिमम डेविएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एक फॉर्मूला है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हमें क्या निकालने को कहा गया है, माध्यम में प्रकाश की चाल कहा गया है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ अपॉन अपवर्तनांक हमें दिया है 1.5 और आपको पता है 1.5 का दुगना होता है 3, तो आ गया यहाँ पे 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे।
चलते हैं 11वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ANW आपको दिया है 4/3 और ANG आपको दिया है यहाँ पे 3/2। आपको निकालना है ग्लास से वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा GNW। तो GNW बराबर ANW अपॉन ANG। यहाँ से ANW की वैल्यू है 4/3, ANG की वैल्यू है 3/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 2/3 8/9 आ जाएगी आपकी GNW की वैल्यू। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, इसके पूरे नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही केवल और केवल 99 रुपीज़ में आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। लाइट यूनिट का एक एक क्वेश्चन याद रखिए सिर्फ 99 में। नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और वहां से अपनी PDF प्राप्त करिए। चलते हैं 12वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दूं, लेंस के प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित मतलब डाइवर्स या कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। क्वेश्चन है, किसी लेंस के एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, बेसिक सा, लेकिन 1 नंबर में पूछा जाता है। किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको बता दें और लेंस किस प्रकार का ये भी बता दें। तो अभी पीछे हम पढ़ के आए थे, उत्तल लेंस में हमारी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस में नेगेटिव। तो लेंस तो हमें पता चल गया कौन सा है, अवतल लेंस हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला बताया है मैंने क्या, P = 1/f और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा F = 100/P। 100 इसलिए किया क्योंकि सेंटीमीटर में हम निकाल रहे हैं, मीटर में नहीं करते हैं कोई भी चेंज। तो यहाँ से जब काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। इसी के साथ चलते हैं 15वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। मुझे पता है बेसब्री से आप लोगों को इंतजार होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आया ही नहीं, लेकिन एंड तक एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा लेकिन अब सब समझ में आएगा। ये फिगर है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली को परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब। तीनों कहाँ आके मिला है, एक ही पॉइंट ओ पे तो आके मिला है, इसलिए हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा देखिए, ये जो कोण है आपतन कोण और जो ये कोण है परावर्तन कोण, दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए एंगल I बराबर एंगल R। चलते हैं 16वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो आपको बता दूं केवल 2 शर्त हैं। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये क्या होता है इसको आगे डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप ये 2 शर्तें याद रखिए। आ गए हम प्रश्न नंबर 17, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लेकर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, बिल्कुल भी लेफ्ट मत करना यार, आखिरी बार पढ़ लो, पेपर में 110% इसी से पेपर आना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो और चाहे आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नियम की तरफ। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण sin I की ज्या यानी कि अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। sin I/sin R = नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे फिगर से चीज़ें समझते हैं ताकि बिल्कुल भी चिंता ना हो। देखिए यहाँ पे आपतन कोण है यानी कि I, यहाँ अपवर्तन कोण है यानी कि R, तो इसको लिखेंगे sin I/sin R = n। तो यहाँ पे दूसरा नियम तो समझा दिया, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक चीज़ देखिए, आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, जो कि पिछला हम परावर्तन के नियम में भी पढ़ के आ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं क्रांतिक कोण की तरफ, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो अब समझते हैं कैसे। क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा अपवर्तन का सीधा सीधा सा आपका किरण आरेख हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये किरण जो है ये ये क्या हो रही, परावर्तित होकर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है, किसमें, विरल माध्यम में। तो यहाँ पे यही 90 डिग्री कोण हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। ऐसा तब होगा जब हम आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझने। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान बढ़ाएं अर्थात क्रांतिक कोण से अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उदाहरण, रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का चमकना, प्रकाशिकीय तंतु आदि। इसको भी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसको हम समझेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस में। एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चलते हैं अपने 21वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 21वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर -v/u स्थापित कीजिए। तो रेखीय आवर्धन बिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती हैं। देखिए यहाँ पे ओ डैश आपको दिख रहा है, ये वस्तु की लंबाई है। आई डैश आपको दिख रहा है, ये आपके प्रतिबिंब की लंबाई है। दोनों ही लंबवत रखी हुई हैं। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे डेरिवेशन है। सूत्र कैसे निकालेंगे, ओ डैश पी ओ बराबर ओ पी आई डैश, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे दिया गया, आई डैश नीचे होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसी तरीके से क्या दिया, एंगल पी ओ डैश बराबर पी आई डैश। ये आपके दोनों क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये जो मतलब ये जो लंबवत रेखा है ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अनुपात में होती हैं। और ये तो यहाँ पे क्या आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर पी आई अपॉन क्या हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा। सारी चीज़ें लिख दी। आपको पता ही ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी होती है u, वक्रता केंद्र से पोल की दूरी होती है c, इमेज से पोल की दूरी होती है हमारी कितनी v, और फोकस से पोल की दूरी होती है हमारे पास स्मॉल f। सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से सूत्र निकला m बराबर -v/u। आपकी डेरिवेशन नहीं आती है ज़्यादा, लेकिन थ्योरी और फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। प्रश्न नंबर 23 में 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और साथ ही v हमें पता नहीं है। तो आपको बता दूं, आपको पता है लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f हमारा f कितना है, 20 है, v हमें पता नहीं, u है हमारा -30, तो माइनस ब्रैकेट -1/30। ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। उठा के जब इधर लाएंगे तो क्या 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30। 1/v बराबर 3 माइनस 2/60, तो 1/v बराबर 1/60। अब उल्टा कर देंगे तो v बराबर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अब m बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, v/u बराबर आई अपॉन o। तो i की वैल्यू हमें नहीं पता, o की वैल्यू 5 हमको दे गई है क्वेश्चन में ही। यहाँ से 60/-30, तो i बराबर हमें आएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है माइनस है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और लंबा बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं हम अपने 24वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, यू मैंने आपको बताया हमेशा नेगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर, वी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे 1/50 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v यहाँ पे इसको लाइक किया है तो 1/15 माइनस 1/30, 1/v बराबर 2 माइनस 1/30, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के दूसरी और लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, तो प्रतिबिंब वस्तु से दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर दूरी है, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 हमारा हो जाएगा, क्योंकि u भी 30 है और v भी 30 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं 25वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। तो इसमें हमें u की वैल्यू दी है, तो इसमें u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, v की है 20 और f हमें पता नहीं। आपको पता है उत्तल लेंस है तो f पॉजिटिव में आएगा। हमने लेंस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/f बराबर कितना हो गया हमारे पास 3/2/60 इज इक्वल्स टू 5/60। तो f की वैल्यू सॉल्व करके आई 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको किरण आरेख बना देना है, यही आपका आंसर हो जाता है। साथ में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए। चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर मानव नेत्र की तरफ। बने रहें वीडियो के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और वहां से अपना नोट्स जो है उसको प्राप्त करें। ऐसा कि यहाँ पे हम आ चुके हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके सारी चीज़ें बहुत ही शानदार मैंने तैयार की है। मैं आपको एक शॉर्ट में यहाँ दिखाता हूँ क्या किस तरीके से सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, बाकी तो हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो आपको बता दूं, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर सकती है या कर लेती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यही आपको पेपर में भी लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इसका मान लिखिए। तो आपको बता दूं, निकट बिंदु आंख से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, वह आंख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वहीं बात करें दूर बिंदु की, वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आता है। इस स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं और किरण आरेख द्वारा भी समझाना है। तो पहले आपको बता दूं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दोष निम्न दो कारणों से हो सकता है, कोई भी एक कारण होगा तब भी हो जाता है। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। नेत्र का गोलक क्या होता है, रेटिना क्या होती है, सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं आगे। जैसा कि किरण आरेख की बात थी तो देखिए कुछ इस तरीके से किरण आरेख इसका बनेगा। यहाँ पे हमने आपको बनाकर दिखाया है, ये एस पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा नेत्र लेंस है। 25 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ पे जब ये दूरी क्या होती है हमारी, ये दूरी बढ़ जाती है तो हमें देखने में दिक्कत होती है। किरण आरेख की सहायता से मैंने समझाया। देखिए इस दृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक हो जाता है। ये 25 सेंटीमीटर की दूरी थी, बढ़ करके ज़्यादा हो गया। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना F पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए
ऐसे अभिसारी यानी उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है जो 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु S पर रखी वस्तु से आने वाली किरण को इतना अभिसारित कर दे कि किरणें दूषित आँख के निकट N से आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित हों तथा प्रतिबिंब रेटिना R पर बने। इस प्रकार S पर रखी वस्तु भी आँख को स्पष्ट दिखाई देगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष समझ लिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के पास वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। कोई भी दो में से एक कारण हो तो आपको निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तथा अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो यहाँ पे फिगर से देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझाई है, फिगर को ध्यान रखिएगा। चलते हैं थोड़ा सा फिगर को डिटेल में समझने। इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना व नेत्र लेंस के बीच P पर बन जाने से प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर आँख के काफ़ी पास F पर होता है तथा निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं तो आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु F अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। जैसा कि चित्र में पीछे आपको समझाया, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि अनंतता पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से चली हुई प्रतीत हों। तब यह किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना F पर मिलती है जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है। क्या है? एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी, प्रकृति व क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी? तो इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर बना सके। अर्थात U तो हमारा इन्फिनाइट है, V हमारा -10 है, ठीक है, जिसको सेंटीमीटर में -1000 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास 1/f क्या हो जाएगा, 1/-1/1000 -1/इन्फिनाइट। इसका कोई मतलब रहा नहीं, तो 1/f इज इक्वल टू इतना, f बराबर -1000 सेंटीमीटर और मीटर में f बराबर -10 मीटर। अब p इज इक्वल टू 1/f होता है तो क्या हुआ, 1/-10 सॉल्व करेंगे -0.1 डायोप्टर हो जाएगा। चूँकि वैल्यू माइनस में है इसलिए अवतल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रकीर्णन को समझाइए। किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, किसका सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण, वायु के अणु विद्यमान हो तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक, इसीलिए डेंजर के सिंबल पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। sin 49 की वैल्यू हमें दी गई है, a बराबर 60 और लैम्डा m बराबर 38। हमें पता है प्रिज्म का फॉर्मूला n बराबर sin a प्लस लैम्डा m/2 अपॉन sin a/2। तो 60-30 हमारा कितना हो जाता है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 98, डिवाइड करेंगे 2 से 49 और यहाँ पे 30, इसकी जगह 0.75 अपॉन 1/2, तो n बराबर हमारा हो गया 1.5। अब पीछे मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का चमकना, प्रकाश के तंतु। तो एक एक चीज़ आपको समझा दूं, हीरा क्यों चमकता है। हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह अपने भीतर विद्यमान तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। इसी कारण हीरा इतना चमकदार दिखाई देता है। अगला है 9th क्वेश्चन, मरीचिका से क्या तात्पर्य है।
कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, अतः इन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी को रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। और इन क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। ऐसा हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। उगते अथवा डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तक तय करके हमारी आंखों में पहुंचती हैं। इन किरणों का मार्ग धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीली व बैगनी किरणें निकल जाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः आंखों में विशेष रूप से लाल किरणें ही पहुंच पाती हैं, जिसके कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है। तो आपको बता दें, सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं, जब वायुमंडल में से होकर गुजरते हैं तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग के अपेक्षा लगभग 16 गुना अधिक होता है, अतः नीला व बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, इसलिए हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्णन प्रकाश पुंज के प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे या फलक पर से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के इस 7 रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसमें आपको देख लीजिए, व्हाइट लाइट है, ये अपने 7 कलर में डिवाइड होती। कौन सी? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको दिखाया है, आपको ऐसे ही पेपर में तैयार करना है। एक एक चीज़ अच्छे से लिखना है, बस कलर आप यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ नाम लिख दीजिएगा। चलते हैं आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आना ही आना है, और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ह्यूमन आई। तो यहाँ पे हमारा आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है, इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। रेटिना आपका ये रहा, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको रेटिना कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट है, समझ लेते हैं। मानव नेत्र का गोलक यानी आई बॉल, तो इसमें क्या है, यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका हुआ होता है। इसके बाद अगला है दृढ़ पटल या रक्तक पटल। तो इसको बता दें, नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। श्वेत वाली यहाँ पे हमारी हो गई। कॉर्निया, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। इसी भाग से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। कॉर्निया आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसी के नीचे आइरिस है। कॉर्निया के पीछे की और एक रंगीन काली भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच से एक छिद्र होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। ये छेद जो है इसी को पुतली या प्यूपिल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, अधिक प्रकाश में संकुचित होकर कम प्रकाश को अंदर जाने देती है और कम प्रकाश में फैल करके ज़्यादा प्रकाश को अंदर लेकर के आती है। बहुत ही शानदार नोट है। चलते हैं कुछ और डिटेल के बारे में ह्यूमन आई के। बात आती है नेत्र लेंस की यानी आई लेंस की। पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल यानी रेटिना पर बनता है। लेंस की मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलेरी प्रणाली यानी कि सिलेरी सिस्टम कहते हैं, ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा या घटा सकती हैं। दृष्टि पटल
दृष्टि पटल यानी कि रेटिना नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृष्टि पटल रेटिना होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं यानी नर्व्स के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं को एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व कहते हैं उसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। छठा पॉइंट है जलीय द्रव तथा कचाभ द्रव। तो आपको बता दूं कॉर्निया तथा लेंस के बीच के स्थान में जल के समान भरा होता द्रव्य होता है जो अत्यंत पारदर्शी होता है। रोते हैं तो जो आंसू निकलता है वही, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसके बाद पीत बिंदु, येलो स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ पे कोई प्रतिबिंब बना तो हमें बहुत ही साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट, दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस स्थान को ही अंध बिंदु कहते हैं। और ये रहा हमारा नवनेत्र से प्रतिबिंब बनने का चित्र। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ में हमने दोनों लाइट के चैप्टर कंप्लीट कर लिए। नोट्स केवल 99 रुपीज़ में आपको मिलेंगे आपको दिए गए नंबर पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।